हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है कैश मैनेजमेंट। हमने वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़े थे कि वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में कई कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें से एक था कैश और रिसीवेबल मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, क्रेडिटर्स, डेटर्स। तो सर आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले कैश मैनेजमेंट के बारे में, कैश के बारे में। तो कैश क्या होता है? कैश क्या होता है? कोई भी आपका करेंसी है, कॉइन है, चेक है, ठीक है, ये सब आपका कैश कहलाता है। आई एम पांडे ने भी जी ने भी यही बोला है कि टर्म कैश इंक्लूड कॉइन, करेंसी एंड चेक हेल्ड बाय द फर्म एंड बैलेंसेस इन इट्स बैंक अकाउंट। ठीक, तो ये हमारा कैश होता है। और नियर कैश आइटम जैसे मार्केट में सिक्योरिटी है या बैंक टाइम डिपॉजिट है, ये भी हमारा कैश में आता है। अब कैश मैनेजमेंट क्या होता है? नाम नाम जैसे बता रहा है, कैश और मैनेजमेंट, यानी कैश को मैनेज करना। अब कैश को कैसे मैनेज करेंगे? कैश को ऐसे मैनेज करेंगे कि जो भी कलेक्शन हो रहा है उसको किस तरह से हैंडलिंग करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, कैसे कंट्रोल करना है, ये सब चीज़ें आपके कैश मैनेजमेंट में आता है। तो कैश मैनेजमेंट रिफर्स टू द कलेक्शन, हैंडलिंग, कंट्रोल एंड investment of the organizational cash and cash equivalent to ensure optimum utilization of firm's liquid resources। क्लियर? तो कैश मैनेजमेंट क्या होता है? कैश को मैनेज करना, ठीक है, ताकि हमारा जो फर्म्स का लिक्विड रिसोर्स है उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो सके। अब कैश को होल्ड करने के मोटिव क्या होते हैं? हमें कैश क्यों रखना है? फर्म को कैश क्यों रखना है अपने पास? वो चाहे तो सिक्योरिटी फॉर्म में हर जगह इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन कैश को रखना ज़रूरी क्यों है? तो उसके 3 मोटिव हैं। पहला है ट्रांजैक्शन मोटिव, दूसरा है प्रिकॉशनरी मोटिव और तीसरा है स्पेक्युलेटिव मोटिव। अब हम पहले मोटिव की बात करें, ट्रांजैक्शन मोटिव। ट्रांजैक्शन मोटिव मतलब क्या हो गया कि जो भी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिज़नेस है उसके लिए हमें कैश चाहिए। मतलब डेली के जो खर्चे हैं, कहीं पेमेंट करना है, कोई परचेज करना है, कहीं वेजेस देने हैं, डिविडेंड देना है, तो ट्रांजैक्शन ट्रांजैक्शन मतलब जो चलता रह रहा है काम, ठीक है, उसके लिए हमें कैश चाहिए होता है, यानी ट्रांजैक्शन मोटिव। यानी हमारा बिजनेस फर्म की एक्टिविटीज़ जो हैं विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन प्रॉपर वे में चलती रहें, उसके लिए हमें कैश की ज़रूरत पड़ती है। इसे हम कहते हैं ट्रांजैक्शन मोटिव। नेक्स्ट है प्रिकॉशनरी मोटिव। अब प्रिकॉशनरी मोटिव मतलब प्रिकॉशन लेना है, हमारा एक बफर की तरह इसको मेंटेन रखना है, क्योंकि बिजनेस में क्या है, रिस्क अनसर्टेनिटीज़ आती रहती हैं, फ्यूचर में अनप्रडिक्टेबल सिचुएशन कई बार आ जाती हैं। तो वैसी कंडीशन में हमारे पास अगर कैश होगा, ठीक है, तो उस कैश की हेल्प से हम अपना बिज़नेस में जो भी ज़रूरत पड़ रही है कहीं भी अचानक से, उसको हम फुलफ़िल कर सकते हैं। क्लियर? तो प्रिकॉशनरी मोटिव क्या है? टू होल्ड कैश टू मीट एनी कंटीजेंसीज इन फ्यूचर, कि फ्यूचर में कोई भी कंटीजेंसीज आ रही है, कोई भी अचानक से ज़रूरत आ रही है, तो हमारे पास कैश होना चाहिए। तो एज अ प्रिकॉशन हम कैश, फर्म जो है एज अ प्रिकॉशन कैश को रखती है। नेक्स्ट है स्पेकुलेटिव मोटिव। स्पेकुलेशन मतलब क्या होता है कि जो अपॉर्चुनिटी है उसको अवेल करना। तो ऐसे ही है, मार्केट में अगर कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है अचानक से, मान लो कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटी है, और अगर फर्म के पास कैश नहीं है तो वो अपॉर्चुनिटी अवेल नहीं कर पाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए रॉ मटेरियल है, उसका रेट डाउन हुआ, ठीक है, अब अभी ज़रूरत नहीं है लेकिन आगे हमें मालूम है कि उस रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी। अभी रेट डाउन है, अगर अभी हमारे पास पैसा है तो अभी हम उसमें इन्वेस्ट करके उसको परचेज़ कर लें रॉ मटेरियल, तो हम एक अपॉर्चुनिटी को अवेल कर लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर कैश नहीं होगा तब फिर हम क्या है, हम रॉ मटेरियल को नहीं खरीद पाएंगे। तो ये होता है स्पेकुलेटिव मोटिव। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक इसमें कैश मैनेजमेंट में आता है, ऑब्जेक्टिव ऑफ कैश मैनेजमेंट। तो कैश को हम क्यों मैनेज करते हैं? मेनली 2 ऑब्जेक्टिव हैं। एक तो
टू मीट द कैश डिसबर्समेंट नीड, एंड सेकेंड है टू मिनिमाइज फंड्स कमिटेड टू कैश बैलेंस। मतलब जो भी पेमेंट वगैरह हैं, जो पेमेंट शेड्यूल हैं, उनको हम पे कर सकें टाइमली, ठीक है, बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी रिस्ट्रिक्शंस के। और दूसरा है कि हम अपने फ़ंड को मिनिमाइज़ फ़ंड कर सकें, मतलब कैश बैलेंस को मेंटेन करके रखना। मतलब बहुत ज़्यादा भी कैश ना हो और कम भी ना हो, जितना ज़रूरत हो ऑप्टिमम उतना हमारे पास कैश अवेलेबल रहे, बस। तो ये 2 ऑब्जेक्टिव होते हैं। नेक्स्ट आपका आता है फंक्शंस ऑफ कैश मैनेजमेंट। अब कैश मैनेजमेंट का फंक्शन क्या आता है? तो पहला है इन्वेस्टिंग ऑफ आइडल कैश, नेक्स्ट है कंट्रोलिंग कैश फ्लो, देन प्लानिंग ऑफ कैश, देन मैनेजिंग कैश फ्लो, देन ऑप्टिमाइजिंग कैश लेवल। आइडल कैश मतलब जो हमारे पास कैश पड़ा हुआ है तो उसको हम इन्वेस्ट करें, क्योंकि अगर रखा रहेगा तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। फ़र्दर इन्वेस्ट करेंगे तो उसमें हमें फिर रिटर्न मिलेगा। कंट्रोलिंग कैश फ्लो मतलब जो भी इनफ्लो है और आउटफ्लो हो रहा है, तो आउटफ्लो कम हो, इनफ्लो ज़्यादा हो, ऐसे हम कैश फ्लो को कंट्रोल करेंगे। प्लानिंग कैश की प्लानिंग करना कि अगर कैश ज़्यादा है तो उसे कहीं इन्वेस्ट करें, कम है तो हम जल्द से जल्द जहाँ पे भी हमने अपना प्रोडक्ट सेल किया हुआ है तो वहाँ से जल्द रिसीवेबल हम प्रॉपर क्रेडिट रिसीव करते रहें। कैश फ्लो को मैनेज करना, इनफ्लो आउटफ्लो को, और कैश लेवल को ऑप्टिमाइज़ करना। तो ये हमारा होता है फंक्शन। यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्वेस्टिंग आइडल कैश मतलब company need to look for various short-term investment alternatives. Controlling cash flow means restricting the cash outflow and accelerating the cash inflow. Planning of cash, planning and decision making in terms of maintaining sufficient cash in hand. Managing cash flow, proper flow of cash in the organization through cost cutting and profit generation from investment. Optimizing cash level means the continuously function to maintain the required level of liquidity। ठीक, तो एक प्रॉपर जो भी रिक्वायर्ड लेवल है लिक्विडिटी की वो मेंटेन रहे। तो ये हमारा था फंक्शन ऑफ कैश। अब कैश मैनेजमेंट में हमारे पास 2 मॉडल हैं जो हम पढ़ते हैं। एक होता है बॉमॉल मॉडल और दूसरा होता है मिलर एंड ओर मॉडल। तो पहला हमारा है बॉमॉल ईओक्यू मॉडल, भी से हम क्या ईओक्यू मॉडल की तरह ही होता है, इन्वेंट्री में हम ईओक्यू मॉडल पढ़ेंगे। तो बॉमॉल मॉडल ये दिया था विलियम जे बॉमॉल ने 1952 में। ये मॉडल क्या कहता है? दिस मॉडल emphasizes ऑन मेंटेनिंग द ऑप्टिमम कैश बैलेंस इन अ ईयर टू मीट द बिजनेस एक्सपेंसेस। मतलब यहाँ पे बताता है मॉडल ने ये कहा है कि हमें ऑप्टिमम कैश बैलेंस मेंटेन करके रखना चाहिए, ठीक है। और इसके लिए इन्होंने फार्मूला दिया था ऑप्टिमम लेवल मेंटेन करने के लिए कि कितना ऑप्टिमम लेवल क्या होगा, उसका इन्होंने फार्मूला दिया था C=√2FT/I, जहाँ C आपका क्या था? ऑप्टिमम कैश बैलेंस जो एक मेंटेन करना चाहिए फर्म को। F आपका फिक्स ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, T आपका टोटल कैश रिक्वायरमेंट है ईयर में, और I क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट ड्यूरिंग दैट पीरियड। तो ये था बॉमॉल मॉडल। इन्होंने बात की थी ऑप्टिमम कैश कैश को रखने की, और इन्होंने फार्मूला दिया था जिससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि ऑप्टिमम लेवल क्या होना चाहिए, एक ऑप्टिमम कैश बैलेंस किसी फर्म के लिए क्या होना चाहिए। अब इनके कुछ एजम्पशंस थे। पहला एजम्पशन था कि रेट ऑफ कैश यूजेज इज़ कांस्टेंट, ठीक है, जो भी कैश यूज़ हो रहा है वो उसका रेट कांस्टेंट है, एक रेट से हो रहा है और सर्टेन है, हमें पता है कि इतना ही खर्च होता रहेगा। सेकेंड, इन्होंने कहा था कि सरप्लस कैश इज इन्वेस्टेड इनटू मार्केटेबल सिक्योरिटीज़। मतलब अगर ज़्यादा कैश आ रहा है तो उसे हम मार्केटेबल सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर देंगे, और वो सिक्योरिटी आप फिर से जब भी आपको कैश की ज़रूरत होगी उनको सिक्योरिटी को डिस्पोज कर दें यानी सेल आउट कर दें, और फिर से आप उसको कैश में कन्वर्ट कर लेंगे। थर्ड एजम्पशन का था
कि बाय होल्डिंग कैश बैलेंस द फर्म वुड इंकर द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट foregone by not investing in market securities. Such holding cost per annum is assumed to be constant. यानी एक होल्डिंग कॉस्ट, अगर मान लीजिए हमारे पास फर्म के पास 1 लाख रुपए है, उसको अगर वो किसी सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर देती तो उसमें उसको इंटरेस्ट मिल सकता था, लेकिन इंटरेस्ट मान लीजिए उसको 1,000 रुपये मिलता, लेकिन वो 1,000 रुपये क्योंकि उसने इन्वेस्ट नहीं किया तो 1,000 रुपये नहीं मिल रहा है, और वो 1,000 क्या हो गया, होल्डिंग कॉस्ट हो गई, ठीक है, उस बैलेंस को होल्ड करने की। तो वो भी एज्यूम किया इन्होंने कांस्टेंट है। और लास्ट इनका था कि शॉर्ट टर्म मार्केट सिक्योरिटीज़ कैन बी फ्रीली बॉट एंड सोल्ड, कि जो शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटी होती हैं वो आप फ्रीली ख़रीद और बेच सकते हैं। अब क्योंकि कुछ इन्होंने एग्जम्पशन लेके चले थे तो इनकी कुछ लिमिटेशन भी होंगी मॉडल की। अब मॉडल की लिमिटेशन यही है कि मॉडल कैन बी अप्लाइड ओनली व्हेन द पेमेंट पोजीशन कैन बी रीजनेबली एसेस्ड, यानी अगर हम पेमेंट पोजीशन को एसेस कर सकते हैं तभी ये मॉडल अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो हमें पता ही नहीं होगा, क्योंकि हमने यहाँ लिया कि ये चीज़ कांस्टेंट है, जैसे हमारे पास सरप्लस है जिसको हम मार्केटेबल सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं और जो ज़रूरत है तो उसको फिर से हम मार्केट सिक्योरिटी को सेल आउट कर रहे हैं। तो हमें एक तरीके से यहाँ पे अगर फाइनेंशियल पेमेंट पोजीशन पता होगी तभी ये मॉडल सही रहेगा, नहीं तो फिर हम ये मॉडल वहाँ पे एग्जैक्ट वर्क नहीं करता, अप्लाई नहीं कर सकते हैं। फिर क्योंकि अनसर्टेनिटी है, हमने कई चीज़ें मानी है, इस मॉडल ने मानी कि चीज़ें कांस्टेंट लेके चल रहे हैं, बट अनसर्टेनिटी और रिस्क फैक्टर हमेशा इन्वायरमेंट में रहता है, तो वो चीज़ें कांस्टेंट होना पॉसिबल नहीं है। और इन्होंने जो भी ऑप्टिमल बैलेंस की बात की है वो एक सेट ऑफ एग्जम्पशन में की है, बट एक्चुअल में कंडीशन प्रैक्टिकली हम देखें तो वो जो भी एग्जम्पशन इन्होंने लेके चले हैं प्रैक्टिकली वो पॉसिबल नहीं होते हैं। तो यही इस मॉडल्स की कुछ लिमिटेशन। अब हमारे पास सेकंड मॉडल जो कैश मैनेजमेंट का है वो है मिलर और मॉडल। अब मिलर और मॉडल ये दिया था मार्टोन एच मिलर एंड डैनियल ओर, ये दो स्कॉलर थे जिन्होंने ये मॉडल दिया था, इन्हीं के नाम से मिलर और मॉडल पड़ा है। तो यहाँ पे इन्होंने बात की थी बॉमोल मॉडल में ने बात की थी कि ऑप्टिमम कैश की। यहाँ पे इन्होंने बात की है एक लेवल, डिफरेंट लेवल। एक लेवल ऐसा जब हमारे पास कैश जब अपर लिमिट कैश की है, एक लोअर लिमिट है, और एक इन्होंने सेंटर लिमिट मान के चले हैं कि अगर उस अपर लिमिट तक कैश हमारे पास है तो फर्दर हम उसको इन्वेस्ट करें ताकि फिर से हम एक ऑप्टिमम की तरफ वापस आ जाएं, और अगर कम हो रहा है तो फिर हम कैश को वापस लाने की कोशिश करेंगे, कैश से वापस आके उस लेवल पे फिर से आ जाएगा। तो ये फिगर देखिए, इसमें ये जेड है जो आपका स्प्रेड ऑफ कैश बता रहा है, जेड टू जेड। यूएल है अपर लिमिट ऑफ यानी मैक्सिमम लेवल, एलएल है लोअर लिमिट यानी मिनिमम लेवल, और आरपी है रिटर्न पॉइंट ऑफ कैश। तो यहाँ फिगर में देखिए, अगर ये कैश अपर लिमिट तक जा रहा है, ठीक, तो उस अपर लिमिट से फिर हम उसको वापस रिटर्न पॉइंट ऑफ कैश में लाने की कोशिश करते हैं, ठीक। ये कैसे करते हैं, अपर लिमिट मतलब कैश हमारे पास ज़्यादा हो रहा है, तो जब ज़्यादा कैश हो रहा है तो हम उसको इन्वेस्ट कर देंगे तो हमारे पास कैश चला जाएगा, क्योंकि हम मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ में कैश को इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कैश हमारे पास कम होगा, तो फिर से हम रिटर्न पॉइंट में आ जाएंगे। अब अगर लोअर लिमिट की तरफ जा रहा है, एलएल की तरफ कैश जा रहा है, अब हम क्या करेंगे, हमारे पास कैश ज़्यादा कम होता जा रहा है, तब हम क्या करेंगे, उन्हीं मार्केटेबल सिक्योरिटी को दोबारा सेल कर देंगे। जब दोबारा सेल करेंगे तो हमारे पास फिर से कैश आ जाएगा और फिर से हम रिटर्न पॉइंट पे आ जाएंगे। तो यही चीज़ अपर लिमिट, लोअर लिमिट और रिटर्न पॉइंट को लेके मिलर ने अपना मॉडल बताया था कि अगर कैश हमारा ज़्यादा हो रहा है तो हम उसको फर्दर इन्वेस्ट कर देंगे मार्केटेबल सिक्योरिटी में, और जब कैश कम हो रहा है तो उन मार्केटेबल सिक्योरिटी को सेल आउट करके हम फिर से अपने कैश की लिमिट में आ जाएंगे। अब इन्होंने फार्मूला दिया था z इक्वल टू क्यूब रूट 3tv/4i, ठीक है, यह फार्मूला इन्होंने दिया था। इसमें z आपका है जो भी मिनिमम लेवल एंड मैक्सिमम लेवल के बीच में जो कैश फ्लो कर रहा है, t आपका ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, v आपका वेरिएंस है जो डेली कैश फ्लो
पर एनम आपका वेरिएंस होता रहा है, ऊपर नीचे जा रहा है, जो भी हमने ऊपर फिगर में देखा था। और आई क्या है, डेली इंटरेस्ट रेट। अब इन्होंने भी कुछ एजम्पशन लेके चले थे। पहला था कि देयर इज नो अंडरलाइंग ट्रेंड इन कैश बैलेंस ओवर टाइम, कि कोई एक ट्रेंड नहीं है फॉलो हो रहा है, कि ऐसा है कि आज ऊपर नीचे जा रहा है, वो वेरी कर रहा है अपने अकॉर्डिंग। दूसरा इन्होंने बात की थी ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ एच एंड जेड डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बट ऑल्सो ऑन द डिग्री ऑफ लाइकली फ्लक्चुएशन इन कैश बैलेंस। यानी जो भी ये कैश का स्प्रेड है या जो हाई लिमिट आपकी जा रही है, ये जो डे फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं, ये उन पे भी डिपेंड कर रहा है, सिर्फ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे नहीं डिपेंड करके उन फ्लक्चुएशन पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये इनके कुछ एजम्पशंस थे। तो ये हमारे दो मॉडल हो गए, एक बॉमोर मॉडल और मिलर ओर मॉडल। बॉमोर मॉडल में याद रखिएगा हमेशा ऑप्टिमम कैश बैलेंस की बात हुई थी। मिलर ओर में अपर लिमिट, लोअर लिमिट और रिटर्न पॉइंट। जब ज़्यादा कैश आ रहा है तो मार्केट में इन्वेस्ट कर दो, और जब कैश कम हो रहा है तो वही जहाँ पे जो मार्केटेबल सिक्योरिटी इन्वेस्ट किया था उन्हीं मार्केटेबल सिक्योरिटी को वापस सेल आउट कर दो। अब हम बात करते हैं कैश मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज़ की, कि किस तरह से कैश मैनेज, क्या स्ट्रेटजी अडॉप्ट कर सकते हैं कैश को मैनेज करने का। तो यहाँ पे 5 चीज़ें हैं: बिजनेस लाइन ऑफ क्रेडिट, मनी मार्केट फंड, लॉक बॉक्स अकाउंट, स्वीप अकाउंट और कैश डिपॉजिट। तो वन बाय वन हम इस पर डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले आपका था बिजनेस लाइन ऑफ क्रेडिट। तो यहाँ पे क्या है, द ऑर्गेनाइजेशन शुड ऑप्ट फॉर अ बिजनेस लाइन ऑफ क्रेडिट एट एन इनिशियल स्टेज टू मीट द अर्जेंट कैश रिक्वायरमेंट एंड अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस। ठीक है, तो ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो भी जब कभी अर्जेंट रिक्वायरमेंट हो कैश की या कोई अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस आ रहे हैं उनको फुलफ़िल करना है, तो क्रेडिट ले सकती है बिज़नेस। ठीक है, बिजनेस लाइन ऑफ क्रेडिट मतलब क्रेडिट लेके वो अपने प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकती है। नेक्स्ट है मनी मार्केट फंड। तो मनी मार्केट अभी ऊपर बताया था कि जब कैश ज़्यादा हो तो हम उसको सिक्योरिटी, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और जब कैश की रिक्वायरमेंट हो तो उनको हम वापस सेल आउट कर सकते हैं। तो ये मनी मार्केट फ़ंड होते हैं। मनी मार्केट एंड शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी, कि बिज़नेस को जब भी सरप्लस में फ़ंड हो तो इन्वेस्ट कर दें मनी मार्केट में, और जब उसको ज़रूरत हो वापस सेल आउट करके कैश की अवेलेबिलिटी ले सकता है। नेक्स्ट है लॉक बॉक्स अकाउंट। नाम है लॉक बॉक्स, मतलब बॉक्स जो है जो लॉक है, बंद। तो ये बैंक जो है कंपनीज़ को कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड करता है उनको पेमेंट के लिए। ठीक है, कि मान लीजिए एक कंपनी है, उसके अलग अलग जगह पेमेंट उसके आने हैं, अलग अलग सिटीज़ है। ठीक है, तो अब हर जगह जाके तो पेमेंट कलेक्ट नहीं कर सकता खुद, तो क्या है कि बैंक फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कंपनी को, जैसे पोस्ट ऑफिस बॉक्स है। ठीक है, उसी तरह बैंक में रहेगा, वहाँ पे जाके उस पर वो सर्विस अगर अवेल कर रहा है फर्म, कोई भी कंपनी, उसका एक लॉक बॉक्स होगा जिसमें चेक या ड्राफ्ट डिपॉजिट कर देगा और वहाँ से उसका पेमेंट कंपनी को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो लॉक बॉक्स सिस्टम है ये बैंक्स ही मैनेज करते हैं। ठीक, तो मैनुअल डिपॉजिट इसमें नहीं है कि जाके कैश वहाँ से चेक लेके आना है, वो वहीं पे डिपॉजिट कर देंगे बैंक में और बैंक जो है कंपनी को प्रोवाइड कर देगा। अब नेक्स्ट है स्वीप अकाउंट। स्वीप अकाउंट क्या होता है, ये सेविंग एंड फिक्स डिपॉजिट अकाउंट का मिक्स होता है, कि एक मिनिमम जो है सेविंग अकाउंट बैलेंस वो तो मेंटेन रहेगा ही, और जब उसके ऊपर जाता है तो वो फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है। जैसे आपने देखा एसबीआई में था, ये था स्कीम पहले थी, अब आइडिया नहीं है कि नहीं, कि कुछ बैंक में क्या होता है कि एक लिमिटेड वो बनाते हैं कि आप इतना, मान लीजिए 1 लाख तक आप सेविंग अकाउंट में होना चाहिए। अगर आप 1 लाख से ऊपर आपका अमाउंट जाता है तो उसकी एक फ़िक्स डिपॉजिट बना देते हैं जिसमें आपको इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता है। ठीक है, फिर अगर आप वो चाहें तो आप उसको निकलवा भी सकते हैं। तो वैसे ही स्वीप अकाउंट होता है। नेक्स्ट है कैश डिपॉजिट।
अब ये कैश डिपॉजिट मतलब क्या हुआ, जो पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं, ठीक है। इसमें कैसे स्ट्रेटजी अडॉप्ट कर कि अगर कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन साउंड है और वो अपने सारे एक्सपेंस हर चीज़ को अच्छे से प्रिडिक्ट कर सकती है, तो उसके बाद जो सरप्लस कैश है वो अपना डिपॉजिट कर देगी और उस पर उसको इंटरेस्ट मिलता रहेगा, ठीक है। लेकिन हाँ, इसमें अगर पहले अगर कैश डिपॉजिट में अगर टाइम के कुछ एक टाइम भी होगा जिसमें इतना मतलब रहना चाहिए, अगर उसमें पहले से विड्रॉ करता है तब फिर कंपनी को पेनल्टी भी भरनी पड़ती है। तो ये कुछ मेथड्स थे कैश मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज, हाउ टू व्हाट आर द डिफरेंट स्ट्रेटजीज फॉर मैनेजिंग कैश। अब नेक्स्ट है हमारा कैश फ्लो मैनेजमेंट टेक्निक, मतलब कैश फ्लो जो हो रहा है उसको हम कैसे मैनेज कर रहे हैं, टेक्निक अडॉप्ट कर रहे हैं, यानी हमारे पास पैसा ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक रुका रहे, उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। जैसे पहला है एक्सेलरेटिंग कलेक्शन ऑफ अकाउंट रिसीवेबल, यानी जहाँ जहाँ भी हमने उधार दे रखा है वहाँ वहाँ से हमें जल्द से जल्द वो उधार वापस लेना है, तो एक्सेलरेट करना है कलेक्शन ऑफ अकाउंट रिसीवेबल। नेक्स्ट है स्ट्रेचिंग ऑफ अकाउंट्स पेबल, यानी अगर हमें किसी को पैसा देना है तो वो अगर हमें मान लो 3 महीने में हम पे कर सकते हैं तो हम 3 महीने तक वेट करके पे करें। अगर आज हमारे पैसा है तो आज हम ना दें, तो ऐसे क्या होगा कि वही पैसा हम 3 महीने तक यूटिलाइज़ कर सकते हैं। कॉस्ट कटिंग, तो अगर कॉस्ट कटिंग करेंगे तो पैसा रहेगा ही। रेगुलर कैश फ्लो मॉनिटरिंग करना, फिर बैंकिंग सर्विसेज को अच्छे से अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं तब भी हम कैश को ज़्यादा ज़्यादा अपने पास रख सकते हैं। और जो भी टेक्नोलॉजी है, अपग्रेड टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए, अब वन बाय वन देखते हैं। पहला ने बात की थी एक्सलेटिंग कैश कलेक्शन ऑफ अकाउंट रिसीवेबल, यानी हम कैश इनफ्लो को ज़्यादा बढ़ाएं, ठीक। सेकंड था कि जब हमें पेमेंट करना हो तो हम उसको क्रेडिट पीरियड पूरा एक्वायर करें, जितना क्रेडिट पीरियड हमें मिल रहा है कि 3 महीने में हम पेमेंट कर सकते हैं, 1 महीने में कर सकते हैं, तो जो भी क्रेडिट पीरियड मिल रहा है उसे पूरा यूटिलाइज़ करें ताकि तब तक हम अपने हमारे पास जो कैश है उसको हम यूज़ कर सकते हैं। दूसरा है कंपनी में कॉस्ट कटिंग करके, जैसे आजकल चल ही रहा है कि कॉस्ट कटिंग करके कैश को मेंटेन करना, बचाना। रेगुलर फ्लो ऑफ कैश, कहाँ हमें कब खर्च, कहाँ पे ज़रूरत है, अगर हमें ज़रूरत है उसको एक प्रायोरिटी वाइज अपने एक्सपेंसेस को या एक प्रायोरिटी देते हुए हम चीज़ें बना लेते हैं, हमें कैश कहाँ पे खर्च करना है कि नहीं करना है, ताकि एक रेगुलर कैश फ्लो की मॉनिटरिंग होती रहे, उससे भी हम अपने कैश को ज़्यादा दिन तक अपने पास रख सकते हैं, उसको फर्दर यूटिलाइज़ कर सकते हैं। बैंकिंग की सर्विसेज हैं जैसे लाइन ऑफ क्रेडिट है, कैश डिपॉजिट है, अभी जो हमने पीछे पढ़ा था लॉक बॉक्स अकाउंट, स्विप अकाउंट, इनको एफिशिएंटली यूज़ करना। और डिजिटलाइजेशन की हेल्प से भी हम कैश मैनेज कर सकते हैं, जैसे पेमेंट हम यूपीआई से ले लेते हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर लिया। अब अगर किसी कंपनी के पास यूपीआई पेमेंट मोड ही नहीं है तो फिर वो पेमेंट करा ही नहीं पाएगा, ले ही नहीं पाएगा। तो टेक्नोलॉजी के साथ अपग्रेड होना भी ज़रूरी है। अब कैश की बात कर रहे हैं तो एक इसमें हम कैश बजट के बारे में भी हमें जानना चाहिए कि कैश बजट क्या होता है, क्योंकि कैश हमारे पास कितना है, कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, ये जानकारी हमें, ये इन्फॉर्मेशन हमें पूरी मिलती है थ्रू द कैश बजट। और कैश बजट होता क्या है, इट इज़ अ प्लान बजट, एक प्लानिंग के साथ बनाते हैं जिसमें हम जो भी एक्सपेक्टेड कैश रिसिप्ट हैं, जो हमारे पास कैश आ रहा है, इनफ्लो हो रहा है, और क्या कैश आउटफ्लो हो रहा है, कहाँ कहाँ खर्च हो रहा है, इसका पूरा मेंटेन करते हैं फर्म में, ठीक है। और उसके हेल्प से हम बताते हैं कि हमारे पास कहाँ से कैश आ रहा है, कहाँ कहाँ कैश खर्च हो रहा है, क्या बैलेंस बच रहा है, और इस कैश बजट की हेल्प से कैश को मैनेज करते हैं। अगर कहीं पे कंट्रोलिंग की ज़रूरत है तब भी हमें कैश बजट भी बताएगा कि कहाँ पे कंट्रोलिंग चाहिए, कितनी चाहिए। तो ये काम होता है कैश बजट का। प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव कैश बजट के क्या है, नंबर 1 है टू प्रोजेक्ट फर्म्स कैश पोजीशन, सेकंड है टू प्रेडिक्ट कैश सरप्लस और डेफिशिट,
नेक्स्ट है टू परमिट प्लानिंग फॉर फाइनेंसिंग इन एडवांस, ठीक है, फाइनेंसिंग की प्लानिंग करना, किस तरह से हमें कहाँ कहाँ से कैसे हमें लोन मिल सकता है, कहाँ से अरेंज कर सकते हैं, न्यू फाइनेंसिंग हमें चाहिए, नया कोई प्रोजेक्ट है उसके लिए फाइनेंस चाहिए तो किस तरह से हमें कहाँ से ले सकते हैं, सिक्योरिटी सेल करके या लोन लेके, ये चीज़ें। नेक्स्ट है help in selection of proper source of financing. So there are different source of financing, long term, short term. So cash budget help in selecting the proper source of financing. Next, proper utilization of idle cash. Idle cash है उसको किस सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करें, कहाँ इन्वेस्ट करें, इसमें भी हेल्प करता है। कंट्रोलिंग, जो एक्सपेंडिचर्स हो रहे हैं उनको कंट्रोल करना, और वर्किंग कैपिटल को मैनेज करना, यानी एक कैश और वर्किंग कैपिटल के बीच में एक एडिक्वेट बैलेंस मेंटेन करते हुए चलना, ये हमारा प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव होता है कैश बजट का। अब कैश बजट की यूटिलिटी क्या है? कैश बजट की यूटिलिटी यही है कि ये हमें बताता है कि हमें मंथ में या ईयर में जैसे भी हम कैश बजट बना रहे हैं कहाँ पे कैश सफिशिएंट है कि नहीं है, अगर कहीं कम हो रहा है तो उसको कैसे हमें पूरा करना है, कि क्या कैश रिक्वायरमेंट है, कहाँ पे रिक्वायरमेंट है। तो कैश बजट की हेल्प से फाइनेंस मैनेजर जो है मंथली अपना कैश सरप्लस और कैश डेफिशिएंट की कंडीशन चेक कर सकता है। सो ये था हमारा आज का टॉपिक कैश मैनेजमेंट, जिसमें हमने पढ़ा कैश मैनेजमेंट क्या होता है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, मोटिव्स ऑफ कैश मैनेजमेंट क्या है, फिर बॉमोल मॉडल जो ऑप्टिमम कैश की बात करता है, मिलर मॉडल जिसमें अपर लिमिट लोअर लिमिट, यानी कैश ज़्यादा है तो मार्केट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना, कम है तो उन मार्केट सिक्योरिटी को सेल आउट करके कैश कैश की कमी को पूरा करना, ये पढ़ा। फिर डिफरेंट फंक्शन कैश मैनेजमेंट के क्या हैं, और कैश बजट के बारे में, कैश बजट क्या होता है, इसका प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ये टॉपिक था हमारा कैश मैनेजमेंट का। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन दिस यू कैन ask question from through message. Okay, so this is the overall topic of cash management, and next topic that we will discuss is receivable management. So that's all for today, this lecture, cash management. Thank you.